आज मैं बनारस के 80 घाट से हाजिर हूँ। आप देखिए गंगा में पानी थोड़ा बहुत बढ़ा है, बारिश तो हो रही है बनारस में लगातार। अभी 2 दिन पहले 43 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन बनारस में आमतौर पर अगस्त महीने में बाढ़ आती है, लेकिन पानी जल स्तर बढ़ रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, वैसे धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, वो भी आज लखनऊ पहुंचे, उनका स्वागत भी हुआ। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए वो बहुत कुछ करेंगे। बदली परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है और किस तरीके, अभी चुनाव 8 महीने पहले है, लेकिन उत्तर प्रदेश में माहौल अभी से बनने लगा। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर 80 घाट पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूँ नाविकों से। लॉकडाउन लगा, नाव नहीं चल रही थी, अब जलस्तर भी बढ़ने लगा, कैसे आप लोग का माहौल क्या है? माहौल तो हम लोग का लॉकडाउन चला तो हम लोग को सुविधा मिला गया। मिला? हाँ, सुविधा मिला था, अनाज मिला और 1,000 रुपये आया हुआ है खाते में। 3 महीने तक आएगा जो है। और पानी बढ़ने से हर साल गवर्नमेंट पुलिस प्रशासक चिन्हित किया गया है कि यहाँ तक पानी आ जाएगा तो बोट को रोक दिया जाएगा। तो अभी उतना पानी नहीं आया हुआ है, जब चिन्हित आ जाएगा तो बोट को रोक दिया जाएगा। बोट चल रही है? अभी बोट चल रही है। अच्छा, बोट के बाद अब वोट पे आ जाते हैं। अगर चुनाव का जो मामला अभी 8 महीने उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल कुछ बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है। बदल रहा? हाँ। किसके पक्ष में? अरे फिर से हम लोग का सरकार बनेगा, बीजेपी। हम लोग को मतलब ये जो अच्छा काम करे, जैसे अगर दूसरा सरकार बनेगा तो फिर बनारस अंधेरे में हो जाएगा। कब अंधेरे में रहा? अभी तो उजाले में हो गया है। अभी 2 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो कैसा हो गया था बनारस का हाल? बनारस का 2 दिन पहले जब बारिश नहीं होता है तो उसके बाद भी लोग चिल्लाते हैं कि बारिश नहीं हुआ जो है। मुआवजा दीजिए। अब 2 दिन बारिश, उनका भी महिमा है ना कि कोई 2 दिन बारिश हुआ है तो अभी अच्छा। देखिए बनारस में गदौलिया से लेके सब प्रमुख मार्गों पे कितना पानी। तो हम लोग अगर जनता कायदे से सुधर जाए, कूड़ा कचरा पॉलिथीन अगर सही प्रयोग करे तो वो इस तरह नहीं भराएगा, जाम नहीं होगा और नगर हाँ जो है। अच्छा, एक बात सही से बताइए, बनारस में काम आप लोग के हिसाब से हुआ है या अभी और होना बाकी है? काम हो रहा है और चालू भी है अभी जो है। जाकर देख लीजिए, इधर जो है विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, रोड देख लीजिए। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तो तैयार हो जाएगा। तो तैयार हो जाएगा तो और बढ़िया पर्यटक और हम लोग को बढ़िया सुविधा मिल जाएगा और अच्छा मिलेगा जो है। अच्छा, और आप बताइए। मैं तो आया हूँ ये जानने के लिए, बनारस देखिए माहौल, बहुत सारी देश दुनिया में खूबसूरत जगह है, लेकिन 80 घाट पर, बनारस के घाटों पे जिस तरह का माहौल रहता है, आप देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन लॉकडाउन भी है, वीकेंड लॉकडाउन भी, तब भी बनारस के लोग 80 घाट पर शाम को आ ही जाते हैं और इतना खूबसूरत दृश्य बिना पैसे के यहाँ दिखाई देता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। आप बनारस आते ही रहते हो, आपका इस मनमोहक दृश्य को दिखाने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए थे। बहरहाल आप मुझे बताइए कि क्या है इस समय उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासी हवा किधर बह रही? सियासी हवा तो इस बार सत्ता दल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से लॉकडाउन चला, अस्पतालों में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल था। लोग जो उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान, तो कब्रिस्तान शमशान बन गया था बनारस। उसमें बहुत स्थिति खराब थी और निश्चित रूप से इसमें सरकार की बेइंतजामी थी। सरकार को इंतजाम नहीं कर पाई कि जो लोग इलाज के लिए नहीं कर पाई, रोजगार तो कितने लोग का चला गया, कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब तो आने वाला दिन और स्थिति खराब। बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना विश्वव्यापी बीमारी थी, दुनिया भर की सरकारों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी। कमोबेश हर जगह हालात वैसे ही थे। अगर किसी दूसरे पार्टी की सरकार होती तो क्या आपको लगता है कि कुछ हालात अलग हो जाते, वो करिश्मा कर देते? बेशक, क्योंकि पहला एक हम झेल चुके थे, पहला लॉकडाउन हम झेल चुके थे, हमने उससे सबक नहीं लिया। जब पहले लॉकडाउन में स्थिति इतनी खराब थी तो सरकार को जागना चाहिए था कि दोबारा स्टेप होगा तो क्या होगा, दोबारा में हमारी ये स्थिति हो गई। अगर हम पहले में सचेत हो गए होते तो हमारी स्थिति दोबारा में नहीं होती। अभी तो हवा आ रही है, तीसरा स्टेप आने वाला है, तो अभी भी सजगना जरूरी है कि जब कोरोना विश्वव्यापी बीमारी है तो सारी दुनिया अपने अलर्ट है, तो हम क्यों नहीं अलर्ट हुए? देखिए इसी बनारस में 15 मई के पहले, आज हम लोग 19 जून को बात कर रहे हैं,
34-35 दिन 45 दिन पहले क्या हालात थे। और इसी बनारस में आप देखिए लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, किसके चेहरे पर मास्क है, कितने लोग मास्क लगाए, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या चीज़ है। ये लोग जिम्मेदार नहीं है? बेशक जिम्मेदार है, लोग भी जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर चालान काटा जा रहा है। पूरे यूपी में 183 करोड़ रुपये चालान से कटा है। ये फंड आया है पूरे सरकार को, तो इनका ये आर्थिक दंड मिला है इनको। चलिए, कोरोना को छोड़ के और कुछ क्या सरकार में बेंतजामी ही है। आप सर देखेंगे, आप ये कॉस्मेटिक टाइप का विकास हुआ है। जैसे ऊपर चेहरे पर खूब लिपस्टिक लाली लग गया, पाउडर लग गया, और पानी बरसा है, सब बह गया। हाँ, सुनिए क्या बोल रहे हैं? रियल डेवलपमेंट हुआ है। अरे एक मिनट रुकिए, इतना आप नारा लगा रही हैं, आप यहीं बहुत के ज्यादा विकास किया है मोदी जी। जो आपने किया वो कोई न कभी करेगा, न कभी किया, न कभी करेगा। आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, हम यही के रहने वाले हैं। मोदी जी जो ने किया, रुकिए, अरे रुको यार। मोदी जी ने रियल डेवलपमेंट किया है। रियल डायरेक्ट सारा पैसा अकाउंट में जा रहा है लोगों के। मोदी इज ए रियल हीरो। ही इज ए गॉड फॉर मी। ही इज ए गॉड फॉर इन वाराणसी। मैं बनारस के अस्सी घाट पर लोगों से माहौल क्या है पता कर रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल अब गर्म होने लगा है। चुनाव बहुत दूर है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ चुनाव, और खास करके पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद कुछ विरोधी दलों में ऑक्सीजन मिल गई है। आप बताएंगे कि माहौल उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? जतिन प्रसाद आए, इसका कुछ असर पहले ये बताइए। देखिए, जो असर माधवराव सिंधिया का हुआ है, पीछे सीएम के पीछे बैग लेके घूम रहे हैं, वही ज्योतिरादित्य की बात कर रहे हैं। वही हाल उनका जतिन प्रसाद जी का होना है। जतिन प्रसाद जी को सोचना चाहिए कि जिसने हमको राजनीति का प्लेटफॉर्म दिया उसको हम छोड़ के जा रहे, तो जो अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में दूसरी स्थिति है, जतिन प्रसाद की उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थिति है। मैं माँ गंगा के सामने दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जिस दिन भाजपा में गए हुए कांग्रेस और गैर कांग्रेसी दल के जितने नेता हैं, जिस दिन छोड़ के वापस अपने घर आ जाएंगे, उस दिन मोदी की सरकार उसी दिन गिर जाएगी। कभी नहीं बचेगी मोदी की सरकार। जितने कांग्रेस के भाग के गए हैं नेता कार्यकर्ता, जिस दिन वापस अपने घर लौटेंगे, उस दिन मोदी सरकार उल्टे पांव अपने घर चली जाएगी। ये मैं दावा करता हूँ। लौटेंगे कहाँ? तो नाव खुद डूबती, इससे तो लग रहा है खुद ही कूद रहे हैं। नहीं, नाव किसी की नहीं डूबी है। कांग्रेस महासमुंदर है, कांग्रेस का नाव समुद्र में चला है। ये देखिए 80 में जो है जी, ये छोटी छोटी नाव, और जो बड़ी बड़ी उधर से जल परी और कौन सी चलती है, अलकनंदा जी, उसमें जब जाए इसमें से कूद जाएगा उसमें। देखिए, ये 2500 किलोमीटर की गंगा है। इसमें छोटी बड़ी सभी लोगों का यहाँ समावेश है। ये माँ गंगा है। माँ गंगा जिसको बुलाती है, जो गलत करता है, माँ गंगा यही इसको डुबो भी देती है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं डूबती हुई नैया नहीं है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस आज भी चलती हुई नैया है। आज कांग्रेस के कई करोड़ कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में तैयार है, लेकिन गलत प्रचार करके, एक बात बताइए, मीडिया के द्वारा बताइए, एक बात बताइए कि बनारस में पंडित कमलापति त्रिपाठी कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। मदन मोहन मालवीय भी रहे। हाँ, मदन मोहन मालवीय। चलिए, उतना दूर ना जाइए। इस इलाके के कम से कम चंदौली के, भदोई के, बनास के लोग उनको मानते हैं। मिर्जापुर तक के लोग मानते हैं कि विकास पुरुष। पूर्वांचल के लोग पूरे मानते थे। बहुत उन्होंने काम किया। आज हम बता दें, भेलूपुर के बगल में चले विवेकानंद अस्पताल पंडित जी का बनाया हुआ है। रेलवे स्टेशन, पंडित जी की तो बात मैंने खुद ही कह दी। यहाँ रेलवे में और तमाम उनका योगदान है बनारस में, ये वो बात नहीं है। अब मुझे आप बताइए कि बनारस में पंडित कमलापति त्रिपाठी की कर्मस्थली, राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, बनारस में कांग्रेस के कितने विधायक हैं? कांग्रेस के बनारस में तो इस समय हम कह सकते हैं कोई विधायक नहीं है। कह सकते हैं कि नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन में आएंगे। अरे आने वाले में आप कहते हैं सब जीत जाएंगे। अभी कितने से जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। वार्ड मेंबर कितने जीते हैं? हमारे बनारस में कुल 90 वार्ड में 22 हमारे वार्ड मेंबर हैं कांग्रेस के। 90 वार्ड में 22 मेंबर है वार्ड। हाँ भाई साहब, बस ये कितने 22 हैं? नहीं 22 नहीं है, 8 हैं कुल। 19 है। अब चलिए 8 है, 18 19 है, उससे कोई मतलब नहीं। सपा का 23 है। सपा का हालत कांग्रेस के बराबर है का? कांग्रेस बसपा तो भूल जाइए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ लड़ाई और भाजपा और समाजवादी पार्टी की है। ये दोनों तो गायब हो जाएंगे, और अगली सरकार समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बननी तय है। कैसे? ये मान लीजिए अखिलेश यादव जी का नाम बहुत ज्यादा हो गया। भाजपा जिस तरह से कार्य कर रही है, जनता के बीच में माहौल
बहुत अलग टाइप से जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही है। आज भले ही बनारस में उनकी सीट ज़्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर बनारस में ही समाजवादी पार्टी के 5 से 6 सीटें होंगी। सपना देखा जा सकता है, सपना देखा जा सकता है। सभी का भी है। अखिलेश यादव जी भी सपना देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा जी भी सपना देख रहे हैं, राहुल गांधी सपना नहीं देख रहे देखे तभी तो हैं। मोदी अभी जी जो भी पंचायत के चुनाव आए हैं, अभी जो पंचायत चुनाव हुए उसके नतीजे अगर आप देखिए तो आप अभी जो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं, आप देखिए जिला पंचायत अध्यक्ष कितना जीत रहे हैं। मैं बता अभी अच्छा बनारस का अभी एमएलसी का चुनाव कौन जीता? बनारस का एमएलसी का आशुतोष सिन्हा जी जीते। कौन एमएलसी जीता? नहीं सुनिए बताए जो स्नातक। अरे भाई हमारे सवाल का जवाब, एमएलसी का चुनाव कौन जीता? वे चुनाव वे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कौन जीता? नहीं हम नाम नहीं ले सकते हैं। उस पार्टी का नाम नहीं लेते? नहीं हम लोग नाम ही नहीं लेते हैं उस पार्टी का। अच्छा ठीक है। इस स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी किस पार्टी का जीता? आप कह सकते हैं आप कह सकते हैं? नहीं किसी पार्टी का नहीं जीता है। अच्छा ठीक। स्नातक वाला हो गया, शिक्षक वाला एमएलसी कौन जीता? शिक्षक एमएलसी का भी जो है निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ से चुनाव जीता था ना कोई। अच्छा ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ कौन बनेगा, किस पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। और आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी प्रत्याशी का चयन होने जा रहा है। और आराम से केवल बनारस की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में। एक बात बताइए, जिला पंचायत अध्यक्ष बताइए, ये जो 2 एमएलसी मैंने पूछा, स्नातक और शिक्षक, ये समाजवादी पार्टी का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि देखिए इनके अंदर कहीं ना कहीं दहशत आ गई, क्योंकि इनकी जाति और धर्म की राजनीति जो उन्होंने किया है और सत्ता बल पे। अब इनके जो हमारे जिला पंचायत सदस्य जीते हैं समाजवादी पार्टी के, 40 पंचायत सदस्य थे, 40 में बहुमत हमारा है। अब हमारे 24 प्रत्याशी जीते। यहाँ तक कि उपचुनाव में भी नीलम सोनकर जी जीती हैं, 2338 वोट से जीती हैं, 38 वोट से। ये अभी जैसे उन्होंने बताया जो 7 थे कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के 22 पार्षद हैं और समाजवादी पार्टी के 24 पार्षद हैं, उसमें तो 6 अभी हमारे निर्दल भी हैं। 90 में से ये सच्चाई नहीं बताएंगे, ये जनता के बीच में झूठ बोलने का काम करेंगे, ये गुमराह करने का बात करेंगे। और आप सच्चाई इनको पचेगा नहीं। आज इस कोरोना काल के महाकाल के महामारी में आज देश में इतने संकट के समय में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था करवा रही है। ये कांग्रेस के जो कि कोटेदार हैं, पूछ लीजिए इनसे। हाँ, कांग्रेस के कोटेदार हैं, इनसे पूछे पार्षद के कोटेदार। कंट्रोल कोटेदार मतलब मैं जानता हूँ, कंट्रोल दुकान कोटेदार है वो, उनसे पूछिए। 80 करोड़ जनता को मुफ्त अन्न पिछले 1.5 साल से सरकार मुहैया करा रही है। आयुष्मान योजना इतना बड़ा पूरा विश्वव्यापी 33 करोड़ लोगों को, गरीबों को 5 लाख रुपए का आरक्षित किया गया। भाई बोलने का टाइम दीजिए, बोलने का टाइम दीजिए। ये 80 है और 80 की अड़ी है। यहाँ पर आप शुरू कर देंगे, बारिश हो रही है हल्की। पहले परिवार भाई साहब सुन रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे को जातिवाद का, वंशवाद का राजनीति किए, अगर वंशवाद की राजनीति किए होते तो आज 3 तलाक जैसा मुद्दा खत्म नहीं होता। आज भारतीय जनता पार्टी का देन है, मोदी जी का देन है कि आज भारत में माँ। अच्छा एक बात बताए, एक मिनट तीनों एक मिनट। उत्तर प्रदेश का 2022 का जो चुनाव होगा वो योगी जी के नाम पर लड़ा जाएगा या मोदी जी के? देखिए हमारे नेता तो बड़े मोदी जी हैं। योगी जी में क्या? योगी जी में कोई कमी नहीं है। योगी जी के नाम पर लड़ा जाएगा। योगी जी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं यहाँ के, लेकिन हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हैं। और मोदी जी के देश में, मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस तरह से फल रहा है, फूल रहा है, आज भारत की वो स्थिति है कि आज जिस तरह एक पैजामा बिना डोरी का था, उस तरह से भारत को मोदी जी ने पैजामा में डोरी बांधा। उसको एक सूत्र आप ऐसी बात कर रहे हो यार। 125 करोड़ का देश है, इसकी कोई देश में पहचान नहीं। जिस देश में विवेकानंद पैदा हुए, वो रविन्द्रनाथ टैगोर पैदा हुए, सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए, वो महात्मा गांधी पैदा हुए, वो उसकी पहचान नहीं है देश में। मैं बता रहा हूँ, माननीय मनमोहन सिंह जी के सामने भारत के प्रधानमंत्री को अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री महिला का जो कि नाम देता है, इसमें शर्म की क्या बात होती है? फालतू बात कर रहे हैं, फालतू बात। मालूम ही नहीं। देखिए ये बात सही है कि मोदी जी जब 2014 में आए, जनता ने बहुत विश्वास किया। यही बोल रहे हैं इनसे पूछिए कि आज 820 रुपया का सिलेंडर हो गया, 200 रुपया करीब तेल हो गया, 100 रुपया जो है
डीजल हो गया 100 पैसा। अरे बोरी में खाना आखिर पैसा जा रहा है। इनसे ये पूछिए कि जिस समय कांग्रेस के समय में लोग इसी गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे, आज गैस सिलेंडर वाले घर घर पूछते चल रहे कि भैया एक गैस सिलेंडर ले लो। ये कांग्रेस के शासनकाल में किसी भी व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं था। मोदी जी बोले थे महंगाई कम करेंगे, महंगाई कहाँ कम है बता दीजिए आप, बताइए महंगाई कम करिए। नहीं अरे जाइए, महंगाई कम करे। देश की जनता का ध्यान देना था तो वहाँ कलकत्ता में दीदी और दीदी कर रहे थे। 1 महीने बाद जब केस कम हो गया तब आके आंसू बहा रहे हैं। नहीं बस सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं इन लोगों का। अरे इनके बात पे कुछ बोलोगे? अरे नहीं, ये 2 सीट कह रहे हैं, वो पता चलेगा जब वो चुनाव आएगा तो इनको पता चल जाएगा। आप ये बताओ, आप युवा हो, बीजेपी का ग्राफ गिरा है, वही है या बढ़ा है? देखिए थोड़ा सा जैसे कि पार्टी संगठन में जो दिक्कत चल रही है उसका फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी भी 1 साल में अगर ये लोग उस पर काम कर दे भाजपा वाले तो फिर इनके बस का नहीं है। जितने लोग बोल रहे हैं कि इनको हरा देंगे, बस अभी थोड़ा संगठन के अंदर प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा। कैसा संगठन का है कुछ प्रॉब्लम आजकल तो चल ही रहा था, योगी का लखनऊ में दौरा, फिर दिल्ली में दौरा, योगी का, मोदी का, अमित शाह का, सबका दौरा चल रहा था। थोड़ा संगठन में कुछ दिक्कत होगा, उसका भी प्रभाव है थोड़ा बहुत। नहीं, मैं आपसे जो बात पूछ रहा हूँ कि आप बिल्कुल आम आदमी हैं यहाँ पर, तो बीजेपी का ग्राफ आप गिरा देख रहे हैं, वहीं देख रहे हैं या उठा देख रहे हैं? नहीं वहीं पे देख रहे हैं, गिरा हुआ भी नहीं देख रहे हैं, उठा भी हुआ नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आया है, थोड़ा प्रॉब्लम आया है। और ये अखिलेश यादव का ग्राफ उठा देख रहे हैं? नहीं उनका तो गिरा ही हुआ है। हाँ? उनका तो गिरा ही हुआ है। आप बताइए। गिरा उन्हें नजर आएगा जिन्होंने उठना देखा ही नहीं, जिन्होंने पेट्रोल के दाम गिरते हुए नहीं देखे हैं, उनको हर चीज गिरा ही नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने बढ़ाया है ना, तो इनको हर चीज बढ़ी नजर आती है। इन्होंने इन्होंने ये बताते हैं आडवाणी को बड़ी इज्जत दिया, इन्होंने आडवाणी को इतना इज्जत दे दिया कि मार्गदर्शक मंडल में चले गए, क्योंकि देश जानता है। जो अपने पिता को इज्जत दिया था माइक छीनकर अखिलेश यादव ने, वो लोग इज्जत की बात कर रहे हैं। ये सबको पता है। मन की बात सुन लिए, अब दिल की बात सुनना चाहते हैं। हम पूछते हैं, ये देखिए सत्ता आती है और जाती है, सीटों के समीकरण को अगर आप भावनाओं से जोड़ेंगे, आपको किसने अधिकार दे दिया? आपने तो कहा कि तेल की कीमत कम हुई, तो आपने कहा कि मैं हूं नसीब वाला, मेरे नसीब से कम हुआ। तो आज 100 रुपया अगर लीटर का हो गया तो आप क्यों नहीं करेंगे? ये देश की बदनसीबी है कि देश कभी इतने महंगाई के दर पे नहीं बढ़ा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात बताइए, इस देश में कभी महंगाई चुनाव का मुद्दा बन सकती है क्या? देखिए ऐसा है कि चुनाव का मुद्दा तो पिछले समय भी बना था। इन लोगों का था कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों जा रहा है, गैस इतना महंगा क्यों जा रहा है, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा ही तो था पिछली बार। 200 रुपये लीटर आज सरसों का तेल हो गया, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। गैस क्या गरीब नहीं जलाता क्या?